हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एन के स्टडी स्टेज पर। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे दुमका जिला चौकीदार भर्ती प्रैक्टिस सेट 16। ठीक है, ऑलरेडी मैंने 15 प्रैक्टिस सेट, एक मैथ का फॉर्मूला और एक आपका करंट अफेयर्स का करा चुका हूं और 10 क्लासेस ऑलरेडी मैंने ले चुका हूं। ठीक है, तो आप लोग मेरे वीडियो पे जाके, चैनल पे जाके आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और किसी भी वीडियो का आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिए। साथ ही व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक ज्वाइन आपको करना है। ठीक है, ताकि पीडीएफ रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड आपको सबसे पहले जानकारी वहां से मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला ही प्रश्न है कि किस शासक को झारखंडी सुल्तान के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो चलिए, किस शासक को झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास शेर शाह, आदिल शाह द्वितीय, ऑप्शन सी हुमायूं और ऑप्शन डी है अकबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि तारा की मूर्ति जो है यह किस धर्म की देवी की मूर्ति है। ठीक है, ये कौन से धर्म के देवी की मूर्ति है जिसका नाम है तारा की मूर्ति। ठीक है, जिसे रांची के संग्रहालय में रखा गया है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी ईसाई धर्म और ऑप्शन डी है पारसी धर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का ही मूर्ति है तारा की देवी। ठीक है, चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में एक आप हार्ट वाला इमोजी भेजिएगा, दिल वाला। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी गोपाल और ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त जो है ये मौर्य वंश का संस्थापक भी कहते हैं। ठीक है, और गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है और पाल वंश का संस्थापक ये आपका गोपाल, याद रखिएगा, पाल वंश का संस्थापक। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 4, किस क्षेत्र को समुद्रगुप्त के शासनकाल में मुरुंड देश कहा गया है? ठीक है, याद रखना आपको, मुरुंड देश समुद्रगुप्त के शासनकाल में कहा गया है झारखंड के किस क्षेत्र को? तो ऑप्शन है आपके पास संथाल परगना, ऑप्शन बी छोटा नागपुर, ऑप्शन सी कोल्हान और ऑप्शन डी है पलामू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छोटा नागपुर। छोटा नागपुर को समुद्रगुप्त के शासनकाल में मुरुंड देश कहा गया है। ठीक है, जो आपके काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, देखिए एक किताब से लाया हूँ, एक किताब और उसके लेखक से रिलेटेड प्रश्न है। कहता है कि प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके पास बाण भट्ट, ऑप्शन सी कलहन, ऑप्शन सी हरिसेन और ऑप्शन डी है व्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हरिसेन। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6 कहता है कि चीनी यात्री फाहियान जो कि आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, तो फाहियान ने झारखंड को क्या कहकर संबोधित किया था? तो ऑप्शन है आपके पास दामिन एकोहो, ऑप्शन बी मुरुंड देश, ऑप्शन सी कुकुड लाड और ऑप्शन डी है कुकरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुकुड लाड कहा था। ठीक है, फाहियान जो चीनी यात्री जो चीन से आया था, ठीक है, उन्होंने झारखंड को कुकुड लाड कहा है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7, किसके शासन काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। ऑप्शन है आपके पास मुगल काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी मौर्योत्तर काल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। गुप्त काल को हम लोग इतिहास का, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 8 कहता है कि राजा मान सिंह ने झारखंड के किस क्षेत्र को बंगाल की राजधानी बनाया था? झारखंड के क्षेत्र को बंगाल की राजधानी बनाया था किसने? मान सिंह ने। तो इसका ऑप्शन है राजमहल, ऑप्शन बी दुमका, ऑप्शन सी देवघर और ऑप्शन डी है शिकारीपाड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजमहल। राजमहल को राजा मान सिंह ने बंगाल की राजधानी बनाया था, जो कि राजमहल जो आपका साहिबगंज में पड़ता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9, किस राजा को न्यासी राजा की संज्ञा दी जाती है? किस राजा को न्यासी राजा की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी मैदनी राय और ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैदनी राय। और ये औरंगजेब जो ये मुगल बादशाह है, इन्होंने अपने पिताजी को क्या किया था? कारागार में डलवा दिया था पकड़ कर। ठीक है, याद रखिएगा, औरंगजेब अपने ही पिता को गिरफ्तार कर लिए थे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 10,
किस राजा के शासन काल को चेरो शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है? चेरो शासन आप जानते हैं झारखंड में हुआ है, तो चेरो शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास राजा राममोहन राय, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी मेदनी राय और ऑप्शन डी है बाबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेदनी राय। ठीक है, बाबर जो है इसी के समय पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में ही बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था, याद रखिएगा तुगलमा युद्ध नीति। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 11, झारखंड का एकमात्र क्षेत्र कौन सा है जो पूर्णतः मुस्लिम आक्रमणों से बचा रहा है? याद रखिएगा मुस्लिम आक्रमणों से आपका बचा रहा है, कौन सा क्षेत्र है? ऑप्शन है धनबाद, ऑप्शन बी गिरिडीह, ऑप्शन सी दुमका और ऑप्शन डी जामताड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धनबाद। धनबाद जो है पूर्णतः मुस्लिम आक्रमणों से बचा रहा था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 12 कहता है कि आराम हराम है का नारा किसने दिया है? आराम हराम है का नारा किसने दिया है? ऑप्शन है आपके पास महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी विनोबा भावे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का नारा दिया है। तो महात्मा गांधी ने क्या चीज़ का नारा दिया है? महात्मा गांधी ने नारा दिया है करो या मरो का, करो या मरो। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 13, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट, तो ऑप्शन है आपके पास 12 अप्रैल 1920 को, 13 अप्रैल 1919 को, 19 मार्च 1919 को या 5 फरवरी 1920 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट है क्या? तो रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून है जो अंग्रेजों द्वारा पारित किया गया था। किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसपे डाउट होगा उसी को ये लोग गिरफ्तार कर लेते थे उस समय। ठीक है, ना कोई वकील, ना कोई दलील और ना ही कोई इस तरह करके कुछ नारा दिया गया था। ठीक है, इसी एक्ट के तहत। ठीक है, ना कोई दलील, ना कोई अपील और ना ही कोई वकील, यही नारा दिया गया था इसमें। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 14 कहता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इन 4 ग्रहों में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र और ऑप्शन डी है शनि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुक्र। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा सूर्य का जो सबसे नजदीकी ग्रह है वो है बुध, सूर्य के सबसे नजदीक है बुध, इसके बाद है शुक्र, लेकिन सबसे गर्म ग्रह होता है शुक्र। ठीक है, आपको ये चीज याद रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 15, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? याद रखिएगा कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन ए है लूनी, ऑप्शन बी है माही, ऑप्शन सी है नर्मदा और ऑप्शन डी है गंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माही। माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, याद रखिएगा। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है। ठीक है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 16, किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है? किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है इंडियन बैंक, ऑप्शन डी है बैंक ऑफ मद्रास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आरबीआई। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 17 पॉलिटी से काफी महत्वपूर्ण है, कहता है कि संसद को संविधान के किसी भी भाग को संशोधन करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? किसी भी संसद को जो संविधान के किसी भी भाग को संशोधन करने का अधिकार दिया गया तो किस आर्टिकल के तहत दिया? ऑप्शन है 245, ऑप्शन बी 251, ऑप्शन सी 72 और ऑप्शन डी है 368। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 368। आर्टिकल 368 यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 72 ये दिया है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 18 प्रोटॉन की खोज किसने किया है? ऑप्शन है आपके पास गोल्डस्टीन, ऑप्शन बी चैडविक, ऑप्शन सी जे थॉमसन और ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज किया है। ठीक है, और जे थॉमसन जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन का खोज किया है और चैडविक जो है ये आपका न्यूट्रॉन की खोज किया है। याद रखिएगा ये आपका न्यूट्रॉन का खोज किया है। ठीक है, न्यूट्रॉन का खोज किया है, याद रखिएगा। और ये जे थॉमसन जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन का खोज किया है, ELECTRON इलेक्ट्रॉन का खोज किया है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए
कह रहा है कि पीले फास्फोरस को किस में रखा जाता है। ठीक है, पीला फास्फोरस को किस में रखा जाता है। ऑप्शन ए है केरोसिन तेल, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी तारपीन का तेल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पानी। केरोसिन तेल में हम लोग सोडियम को डुबा के रखते हैं, याद रखिएगा सोडियम का प्रतीक होता है Na। ठीक है, Na सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। ठीक है, और पीला फास्फोरस देखिए माचिस का जो तिल्ली होती है उसमें जो यूज किया गया है आग जलाने के लिए, वो उसमें लाल फास्फोरस का प्रयोग किया गया है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, माचिस की तिल्ली में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 20 कहता है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए है रेटिनॉल, ऑप्शन बी थायमिन, ऑप्शन सी बायोटीन और ऑप्शन डी है फॉलिक एसिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बायोटीन। बायोटीन ही रासायनिक नाम है विटामिन B7 का। ठीक है, और रेटिनॉल किसका रासायनिक नाम ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए प्रश्न संख्या 21 कहता है कि विश्व प्रकृति दिवस कब मनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन है 2 अक्टूबर, ऑप्शन बी 3 अक्टूबर, ऑप्शन सी 4 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 5 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं विश्व प्रकृति दिवस। ठीक है, चलिए अब मैथ से प्रश्न, 2 प्रश्न मैथ और 2 प्रश्न रीजनिंग का हम लोग देखते हैं। देखिए कहता है कि एक वस्तु की कीमत जो कॉस्ट प्राइस सीपी है, क्रय मूल्य है। ठीक है, क्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग सीपी। सीपी कितना है तो याद रखिएगा 400 है। ठीक है, और 40% के लाभ पर लाभ हो, यानी कि किस कीमत पर बेचें कि दुकानदार को 40% का लाभ होना चाहिए। ठीक है, आपको याद है, देखिए अगर 40% लाभ करना है तो एसपी कितना होगा। कोई भी चीज़ आप 100% में खरीदते हैं तो आपको 40% का लाभ करना है, तो वस्तु बिकेगा कितना में तो 100% और प्लस 40% आपको लाभ करना है तो वस्तु बिकेगा कितना में, टोटल 140% में बिकेगा, 140% में बिकेगा। देखिए यहाँ सीपी जो होता है अपने आप में कितना होता है याद रखिएगा 100% होता है। इसी का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितना है 400 है, तो 100 का कितना गुना 400 तो याद रखिएगा 4 गुना है। ठीक उसी प्रकार 40% का आपको प्रॉफिट करना है तो वस्तु बिकेगा कितना में 140% में, तो इसका भी आप 4 गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 14 चौके 56 यानी कि 560 रुपया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप लोग 100 मान के बना सकते हैं फॉर्मूला लगा के, ये मैंने डायरेक्ट बता दिया, इससे जल्दी हो जाएगा, आपका समय बचेगा। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 23 कहता है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल, तो आयत का लंबाई L और चौड़ाई B, इन दोनों का गुणनफल जो है ये आपका 324 सेंटीमीटर, और लंबाई जो है, लंबाई और चौड़ाई बराबर है, यानी कि लंबाई जो है ये चौड़ाई के बराबर है। ठीक है, मान लेते हैं कि b का जो मान है वो l है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ l, b के जगह l रख दीजिएगा तो l गुना l हो जाएगा 324, यानी कि हो जाएगा l स्क्वायर। l स्क्वायर का मान कितना हो गया 324 हो गया, l स्क्वायर का मान हो गया 324। जब यहाँ से l निकालिएगा तो इसमें रूट चढ़ेगा, स्क्वायर इधर आके रूट चढ़ जाएगा, तो l का मान हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, और लंबाई जो है वो चौड़ाई के बराबर, यानी कि चौड़ाई भी 18 सेंटीमीटर और लंबाई भी 18 सेंटीमीटर यहाँ से आपका निकल गया। तो आयत का परिमाप पूछा है, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 हल लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर है तो 2 हो जाएगा, और 18 प्लस 18 यहाँ जोड़ लीजिए आप एक बार, 18 प्लस 18 हो गया 36, और 36 दुना हो जाएगा आपका कितना 72, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 24 कहता है कि ए जेड को किसी कूट का प्रयोग किया है, ए और जेड को किसी रूप में वाई बी लिखा गया है, तो सेम उसी कूट का प्रयोग करके शब्द सी डी को कैसे लिखेंगे, तो ये सी और ये डी, इसको कैसे लिखेंगे। देखिए जेड में आप एक माइनस कीजिएगा तो वाई हो जाएगा, और ए में आप एक जोड़ दीजिएगा प्लस एक कीजिएगा तो बी होगा, और जेड में एक घटाइएगा तो वाई होगा। ठीक उसी प्रकार आप डी में एक घटा दीजिए तो सी हो जाएगा, और सी में एक जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपका डी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी डी, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो सी डी को सी डी ही लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देख सकते हैं प्रश्न संख्या 25 कहता है कि 1, 1 के बाद 5, 5 के बाद 13, 13 के बाद 29, तो 29 के बाद अगला नंबर क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 हो गया, 5 हो गया, 13 हो गया, और ये हो गया 29, तो 29 के बाद अगला नंबर क्या आएगा। देखिए 1 से 5 हो गया यानी कि 4 जोड़ा है, 5 से 13 हो गया यानी कि 8 जोड़ा है, 13 से 29 हो गया यानी कि आपका 16 जोड़ा है। तो 29 में कितना क्या जोड़े कि आगे वाला संख्या आ जाए। देखिए यहाँ देखेंगे तो 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, तो 16 का यहाँ भी 2 गुना जुड़ेगा यानी कि 32, यानी कि आपको 29 में 32 जोड़ना है अगला नंबर, तो हो जाएगा 9 2 11, 3 2 5 और 1 6 61, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।